Hey guys, it's देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं ये हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो जैसे कि हमने पहले बताया था, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी थर्ड सेम के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, चाहे आप रेगुलर में हो, एसएलडीयू में हो या एनसी वेब में हो, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम की बुक है तो आपके लिए सीरीज मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर वाइज लाइन वाइज कवर करवा रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बुक को। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडिविजुअल बिहेवियर वन। सॉरी, यहाँ पे वन आएगा, पार्ट वन, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू भी है उसका, वो है अपना थर्ड चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल बिहेवियर पार्ट वन, सेकेंड चैप्टर आपके बुक का। इससे पहले के जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वो मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, जाके आप डिस्क्रिप्शन से लाइन वाइज सारे नो के नो चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। यार एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर किसी को भी वीडियो लेक्चर पसंद आते ना और अगर आपको लगता है नोट्स हमें बाय करने ये बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है, राइटिंग मेरी फुद्दू वाली मेरे को पता है थोड़ी, बट अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना 8059639586 पर। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, 130 रुपीज मिनिमम चार्जेस है नोट्स के, आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, सारे चैप्टर्स होंगे उसमें इंक्लूडिंग, ठीक है। तो अगर आपको बाय करने तो आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सेकंड चैप्टर इंडिविजुअल बिहेवियर। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि इंडिविजुअल मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है। क्या होता है भाई? एक व्यक्ति, एक पर्सन, ठीक है, एक बंदा, एक बंदी। तो जो इंडिविजुअल होता है वो मतलब होता है एक बंदा, एक बंदी, कोई भी हो सकता है, बस एक होना चाहिए, सिंगल मैन, जैसे कि मैं सिंगल। तो इंडिविजुअल बिहेवियर, एक सिंगल पर्सन का बिहेवियर जो है वो कैसा रहता है। बिहेवियर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अभी दिमाग से स्लिप हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बस याद था। तो इसको हम ये समझ लेते हैं, बिहेवियर को आदतें, ठीक है। बिहेवियर जो होता है उसकी एक तरह से हैबिट्स बोल सकते हैं, आदत बोल सकते हैं, सिमिलर होता है, क्योंकि बिहेवियर मतलब जैसे मेरा बिहेवियर है, मैं किसी से बात करूंगा तो बड़ा पोलाइटली बात करता हूँ, बड़े प्यार से बात करता हूँ, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स से। तो अगर मान लो मेरा बिहेवियर ऐसा है तो अब मैं कहीं भी जाके बात करूं तो मैं ऐसे ही बात करूं, तो वो मेरी एक आदत भी बोल सकते हो, बिहेवियर भी बोल सकते हो। तो एक बंदे का बिहेवियर कैसा है वो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसमें सिर्फ हाफ चैप्टर ही दिया हुआ है, हाफ चैप्टर इसका पार्ट टू में आएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। नोट्स रेडी हो चुके हैं, नोट्स के लिए फटाफट से जाके मैसेज करना, एकदम चुम्बेश्वरी नोट्स है भाई, ठीक है, कुछ भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वीडियो सीरीज देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा है, पैसे ही पैसा, ठीक है, मेरे लिए, आपके लिए व्यूज ही व्यूज, आपके लिए मतलब कंटेंट ही कंटेंट होगा ना। तो इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IB आर शेप्ड बाय मैनी फैक्टर्स। इंडिविजुअल बिहेवियर को शॉर्ट में IB बोला है मैंने। क्या बोला? IB जो है वो काफी सारे फैक्टर्स को लेकर इन्फ्लुएंस करके उनसे मिलकर तत्व बोलते हैं। फैक्टर मतलब तत्व, उन तत्वों को मिलाकर बनता है IB में कौन कौन से तत्व आते हैं? पहला आता है एजिंग। क्या आता है? एजी नहीं, एज। दूसरा आता है जेंडर। तीसरा आता है मैरिटल स्टेटस। इसके बाद भी बहुत सारे आते हैं, जैसे बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी बहुत सारे आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, तरह तरह के। बट हम यहाँ पे कुछ ही फैक्टर्स को मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो IB का मतलब होता है जहां पर कुछ फैक्टर्स को मिलाकर, जैसे एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इन सबसे मिलाकर जो बनाया जाता है वो इंडिविजुअल का बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा है It is combination of response to internal and external stimuli। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, इंटरनल स्टिमुली क्या होता है? जहां पर आपके अंदरूनी फैक्टर्स, आपके इमोशंस हो गया, ठीक है, आपके आंतरिक जो भी आपके एक्सप्रेशंस है वो हो गया, आपका बिहेवियर हो गया अंदरूनी, वो आप कैसे स्टिमुली के जरिए आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो अपने अंदर बिहेवियर को, लर्निंग कैसी है आपकी, वो इंटरनल स्टिमुली कहलाता है। एक्सटर्नल मतलब होता है कि आपका ऊपरी त्वचा कैसी है, स्किन कैसी है, शक्ल से देख के क्या लगता है, चोर लगता है, ये साफ सुथरा इंसान लगता है, तो वो चीज आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, दोनों के आपको स्टिमुली पता चल जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। स्टिमुली मतलब होता है, देखो एक भिखारी है, ये एक आदमी है जो बहुत ही ज्यादा उदास है, ठीक है,
लो ये मैंने बना दिया भिखारी, ठीक है, क्या है, बैगर, भिखारी, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से सोचो, अपने दिमाग में एक भिखारी की इमेज बना लो, जैसे इसे मैंने बनाया है, कोई भी इमेज भिखारी की सपोज कर लो। अब उसके अंदर दो स्टिमुली पाई जाती है, भिखारी की जो आपको दिखाई दे रही है, जिससे आप पहचान पा रहे हो कि हाँ ये पर्सन भिखारी है, और एक पर्सन मैंने यहां बना दिया, ठीक है, ये बहुत रिच है, क्या है, रिच। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा कबूतरों वाली है, उसको छोड़ो, फीलिंग्स पे समझो। देखो ये है रिच और ये है भिखारी। तो अब जो ये रिच है, इसको देख के पहचान जाओगे भाई बड़ा रिच आदमी है, इसको देख के पहचान जाओगे भाई भिखारी है, बैगर है, कूड़ा बीनता है। कैसे पहचान रहे हो, दोनों में डिफरेंस कैसे करा आपकी आंखों ने, ये बताओ। ये स्टिमुली होती है जो पहचान पाती है। और स्टिमुली कैसे पहचानती है भाई, कपड़े आपने देखे इसके फटे पुराने हैं, शकल पे 12 बजे हुए हैं, 12 नहीं 13 से भी ऊपर लगा लो, क्योंकि नहाया धोया होता नहीं है, ठीक है। और कपड़े के साथ साथ इसके अंदर मक्खियों की स्मेल आ रही है, मक्खियां इसके ऊपर भिन 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 आ रही है, तो दैट मीन्स ये भिखारी है। क्यों मक्खियां भिन भिन आ रही है, इसलिए भाई कपड़े ही देख के लग रहा है। अगला गरीब है, चप्पलें फटी पड़ी है, 6 दो रखे हैं चप्पल में, ठीक है, नीचे कच्छा नहीं है, पैंट नहीं है, तो ये क्या हुआ, दैट मीन्स भिखारी। और ये रिच कैसे हुआ, आपकी आंखों ने देखा कि इसके हाथ में सोने की चैनें हैं, आईफोन ले रखा है अगले ने, अच्छे खासी क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस कर रखी है, बाल अच्छे खासे सेट करवा रखे, चश्मा लगा रखा, गूगल वगैरह, गुच्ची के कपड़े वगैरह पहन रखे। तो ये क्या है, ये आपकी आंखों ने एक परसेप्शन बना लिया कि ये रिच है और ये भिखारी है। तो अब इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली समझो मेरी जरा। देखो एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर पे जिसकी सुंदरता देखकर, बाहरी तौर पे जिसकी सुंदरता देखकर आप मोहित हो जाते हो या उसको उसकी सुंदरता से जज करते हो, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। इंटरनल स्टिमुली मतलब जिसकी आदतों से आप उसको जज करते हो। अब मान लो ये भिखारी तो है, बट इससे आपने बात करी तो बड़ी पोलाइटली बात कर रहा है, प्यारे से बातें कर रहा है, हर चीज समझा रहा है, मगर यहाँ आप इस रिच आदमी से बात कर रहे हो तो इसकी आदतें बड़ी खराब है, पहली लाइन मार रहा है, ठीक है, बड़ी बुरी तरह से बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव होके बातें कर रहा है, ठीक है, गुस्से वाली बातें कर रहा है, और ऐसे बोल रहा है भाग जा से दफा हो ले, कि ऐसे ऐसे अजीब तरीके से टोन में बात कर रहा है। तो इसका जो इंटरनल स्टिमुली है बहुत बुरी है। तो समझ जाओगे इंटरनल स्टिमुली मतलब अंदर बिहेवियर जो कैसा है, बात करने का तरीका कैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी तौर तरीके हैं, इसके विचार कैसे हैं, थॉट कैसे, इमोशंस कैसे, बुरे हैं और इसके अच्छे हैं। तो ये होती है इंटरनल स्टिमुली। क्लियर हो गया डिफरेंस। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रंग रूप, इंटरनल मतलब अंदरूनी। अब आ जाते हैं नीचे, बेस ऑफ आईबी। आईबी के बेस क्या है, आईबी जो है इंडिविजुअल बिहेवियर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में रखा है इनहेरिटेड क्वालिटीज, पार्ट 2 में रखा है लर्न क्वालिटीज। तो देखो लर्न क्वालिटीज और इनहेरिटेड क्वालिटीज में डिफरेंस होता है। इनहेरिटेड मतलब जो आपको जीन्स के थ्रू मिली है, ठीक है, किसके थ्रू, जीन्स, अपने पूर्वजों के जरिए, अपने माता पिता के जरिए, बॉर्न बाय बॉर्न बोलते हैं ना, गिफ्ट, बॉर्न गिफ्ट है, मतलब कि बर्थ गिफ्ट है, जैसे आपने पैदा हुआ आपको वो चीजें मिल गई, ठीक है, तो वो आपके जीन्स होते हैं। आपके पापा गुड लुकिंग है, आपकी मम्मा गुड लुकिंग है, तो आप गुड लुकिंग हो, तो ये क्या है, आपके जीन्स है, मतलब आपके जीन्स हुए, ठीक है, एक तरह से। और लर्न क्वालिटीज बाय बर्थ नहीं आती, इन क्वालिटीज को वो क्वालिटीज बोला जाता है जो सीखने पर मिलती हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब इसको समझ लेते हैं, है क्या लिखा है, इट इज गिफ्टेड बाय बोर्न बर्थ टू चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ये वो क्वालिटीज हैं जो, एक ट्राइंगल समझो, ये एक ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल जो है इसको पेरेंट्स ट्राइंगल बोल सकते हो, इसको चाइल्ड ट्राइंगल बोल सकते हो। अब जो पेरेंट्स ट्राइंगल से क्वालिटी चाइल्ड ट्राइंगल में आएगी वो क्या है, हेरिटेड जीन्स है। आपने पढ़ा होगा जीन्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो सब साइंस में। तो ये है हमारी जो है हमारी इनहेरिटेड क्वालिटीज। देखो इनमें क्वालिटीज क्या है, बस हाइट का डिफरेंस है। ट्राइंगल देखो, ये भी ट्राइंगल है, शेप देखो, शेप, ये भी शेप ट्राइंगल है, ये भी शेप ट्राइंगल है, दोनों के हुए सेम से हुए, मतलब ये हो गया बाप, ये बेटा हो गया। तो हम इससे पहचान सकते हैं भाई बाप बेटे हैं, क्योंकि दोनों को मैच कर रहे हैं, शकल से मैच खा रहे हैं। हाइट अभी छोटी बड़ी है बट शकल क्या है, मैच खा रही है। तो इनहेरिटेड में दोनों की क्वालिटीज तो मैच हो ना हो, शकल सूरत कुछ नाक नक्शा मैच खाता है,
आपने नॉर्मल तौर पे आपने देखा होगा, आपके चाचा के, मामा की, फुफेरी बेटी की, बुआ के लड़के के भाई की बहन की छोटी वाली मुसेरी बेटी जो है, उसकी शक्ल उसकी चाची की, मामी की, ताई की, बुआ की छोटी बहन के बड़े लड़के की, छोटी वाली ननद के, देवर के बेटी से मिलती होगी, है ना? मिलती है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी आंखें दोनों की मैच खा रही है, आपने सुना होगा मम्मी बोलती है यार, पड़ोस में जब जाती है ना, किसी का छोटा बच्चा देख लेती है, इसकी आंखें ना बिल्कुल आप पे गई है बहन जी, आपकी भी आंखें आलू जैसी है, इसकी भी आंखें आलू जैसी है ना। अब उसे नहीं समझ आ रहा होता इसको तारीफ में लेना या बेइज्जती में। तो इसका मतलब क्या है, उसने आंखों के बारे में तारीफ करी उसकी, आपकी आंखें और इसकी आंखें आलू जैसी। तो मतलब जो जीन्स है इनहेरिटेड, वो मदर से लेके चाइल्ड के अंदर आए हैं, दोनों की आंखें सेम मिलती हैं। हो सकता है रिलीजियन का जीन्स हो सकता है, ऐसे ही जीन्स नोज शेप का भी हो सकता है। भाई जीन्सेस तो काफी तरह के हो सकते हैं। मान लो किसी के पापा की 6 उंगलियां हैं, ठीक है, 6 उंगलियां, अब उसका जो बेटा होगा उसकी भी 6 उंगली हो सकती है। हो सकता है वो जब बॉर्न हो बेबी या फिर जन्म ले तो उसकी भी 6 उंगली हो हाथ में, अंगूठे में 6ठी उंगली हो, जैसे ऋतिक रोशन की, ठीक है। तो इट मीन्स वो जो पेरेंट्स का जीन्स था वो बेटे में आया है। इससे पता लगाएंगे भाई तेरा ही बेटा, सच्ची वाला, पड़ोसी का नहीं है, तुम्हारा ही है, प्रोडक्शन खेती तुम्हारी है। तो नोज की शेप हो गया, आइस कलर हो गया, आंखों का कलर कैसा है, भूरी आंखें हैं, हरी आंखें हैं, आसमानी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, ग्रे आंखें, ग्रीन आंखें। तो जैसे भी आइस का कलर हो गया, नोज की शेप हो गई, नाक लंबी है, छोटी है, गोल है या बिना नाक की है। अरे बिना नाक मतलब कटी हुई है यार, ऐसा नहीं है, छोड़ो। तो ये सब क्या है, जीन्स है। जो बाय बोर्न गिफ्ट होती है वो सारी इनहेरिटेड क्वालिटीज होती है जो जीन्स के जरिए मिलती है एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से। शेप ऑफ ईयर लॉब्स, ठीक है, या फिर कह सकते हो ईयर लॉब शेप जो है वो भी सेम हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं लर्न क्वालिटीज क्या होती है। लर्न क्वालिटीज कभी भी जीन्स से नहीं आती। जैसे कि आपके फादर चार्टेड अकाउंटेंट है, आपके फादर SHO हैं, आपके फादर UPSC रैंक होल्डर हैं, SSC रैंक होल्डर हैं, तो ये क्या है, उनकी क्वालिटीज है। और अब आप चाहो कि आपके फादर की डिग्री आपको मिल जाए उनके रिटायरमेंट पे, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। इसको बोलते हैं लर्न क्वालिटीज। अगर आपके फादर ने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, SHO IPS वगैरह वगैरह बनने के, तो अब आपको वो जो क्वालिटी डिग्री उनके अंदर है ना, वो नहीं मिल जाएगी गिफ्ट में बाय बोर्न। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हर कोई ऋतिक रोशन थोड़ी होता है कि उसका बाप उछलता था, जादू ने शक्ति दे दी तो आपको भी मिल जाएगी बाय बोर्न, ठीक है। आप भी घोड़े से तेज दौड़ने लगोगे, बिल्डिंग से बिल्डिंग छलांग मारोगे, ऐसा थोड़ी होता, फिल्म में हो। तो कहने का मतलब है लर्न क्वालिटीज वो क्वालिटीज होती हैं जो बाय बोर्न नहीं मिलती, किसी को भी सीखने से आती हैं। लिखा हुआ भी है, लर्न क्वालिटीज इंडिविजुअल गेट बाय ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिसिंग और लर्निंग। 3 वर्ड याद रखना, मैंने क्या बोला, OPL, OPL, ठीक है। या फिर हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, पोल, POL, पोल मतलब प्रैक्टिसिंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग। इन 3 चीजों से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, देखने से और प्रैक्टिस करने से, आपको बार बार किसी काम को करने से जो चीजें आती हैं वो कहलाती हैं लर्न क्वालिटीज, ठीक है। जैसे कि अगर आप बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो आपको आ जाएगा। आपको न्यूमेरिकल आ गया, इट मींस ये थोड़ी है कि आपके दोस्त को भी वो न्यूमेरिकल आ ही जाएगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी तब भी, और आपका दोस्त है तो आ ही जाएगा। जीन्स थोड़ी ट्रांसफर करोगे, जेनजी थोड़ी हो। तो भाई अब यहाँ पे जो है लर्न क्वालिटीज मतलब जो आप सीखते हो। जैसे कि पहली चीज आती है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आप किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हो, आपके अंदर ये ताकत होती है दिमाग में। अब देखो मैं इमेजिन करवाता हूँ, आप इमेजिन करो आप एक बड़े से बगीचे में बैठे हो, ठीक है। आप बगीचे में बैठे हो, उसमें एक सन है, धूप खिली हुई है और हल्की हल्की बारिश आ रही है, ठीक है। उतने में आप बैठे हुए हो। अब वहां पे बैठे हुए उतने में पता चलता है एक बच्चे हैं थोड़े बहुत, वो आपके आसपास फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। अब वो आप इमेजिन कर रहे हो अपने दिमाग में, जो मैं बोल रहा हूँ आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मैं बैठा हूँ टेबल पे और धूप खिली है, फूल फ्लावर हैं, तितलियां उड़ रही हैं और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन है। ये क्या है, इसको परसेप्शन बोलते हैं। अब जो आप कर रहे थे वो परसेप्शन है, जो मेरे कहने पे कर रहे हो परसेप्शन है, ठीक है। परसेप्शन कुछ सेंसेस से होता है। परसेप्शन हम जो दिमाग में सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं, कुछ सेंस होती है हमारी जिनको हम सोच के इमेजिन करते हैं। जैसे कि ये सेंसेस होती है फीलिंग की, ठीक है।
ये सेंसेस क्या होती है, फीलिंग की, भावनाओं की। उसके बाद टच की या फिर हियरिंग की। अगर आपने एक बार किसी चीज को टच कर रखा है तो आप उसकी फील, उसका टच दोबारा इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आपने लैम्बोर्गिनी पे ऐसा हाथ रख रखा है एक बार जिंदगी में, एक बार ऐसे करके लैम्बोर्गिनी छू रखा है, या आपने जिंदगी में एक बार शाहरुख खान से हेलो मिला रखी है, या सलमान खान, किसी भी आइडल एक्टर जो भी आपका है उससे आपने हैंडशेक कर रखा है, तो आप उसकी फील, उसका टच जो है ना हैंडशेक वाला, वो जिंदगी भर याद रखोगे। बोलोगे भाई मैंने एक बार मिला रखा है, उसका हाथ बड़ा सॉफ्ट था और जब मैंने मिलाया था तो पूरी आप फील लेके, वाइब लेके आओगे। ठीक है, तो वो क्या है, टच। तो परसेप्शन आपके दिमाग में छप जाता है उस चीज को लेके। ठीक है, ऐसे आती है हियरिंग। आपने किसी की आवाज सुनी है एक बार, अगर कोई डरावनी आवाज है तो आप जिंदगी भर याद रखोगे कि मैंने एक बार एक कॉल आया था, उसको अटेंड किया था तो बड़ी भयंकर सी आवाज आई थी उसमें से। ठीक है, कुछ चीखने चिल्लाने। तो हेयरिंग ये है परसेप्शन का एक पार्ट है। ठीक है, अगला आता है वैल्यूज, और वैल्यूज को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आप कितने ज्यादा बेटर हो ऑब्जर्व करने में और डिसीजन लेने में। डिसीजन मेकिंग होता है जब आप अपनी नॉलेज का यूटिलाइज करके किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको, आप अच्छे से डिसीजन मेक कर सको, आप दूसरों को मोटिवेट या गाइड कर सको, तो वो डिसीजन मेकिंग है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी देखो, हम इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात होगी। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी मीन्स थॉट, जो भी आप सोचते हो, इमोशंस, आपके जो हाव भाव है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप दूसरों से किस तरह से बात करते हो, तो ये सारे पर्सनैलिटी को दिखाते हैं इंडिविजुअल की। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं परसेप्शन सा बैठ जाएगा, पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी मेरे लिए कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं टीचर हूँ। ठीक है, चाहे कॉलेज में पढ़ाऊँ चाहे कहीं भी पढ़ाऊँ, आप टीचर ऐसा सोचोगे हर बार। ठीक है, अगर मैं यही प्रोफेशन छोड़ के कहीं और जाऊं, सब्जी लगाऊं, तो आप कहीं भी देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वो टीचर था पहले। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी होती है। इमोशंस होते हैं हाव भाव, जैसे इमोशंस में हो सकता है गुस्सा आना, खुशी, उदासी और एंगर, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं इमोशंस। ठीक है, फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो कॉन्विंग होता है, मिट गया भाई, कॉन्विंग होता है ओपिनियंस के ऊपर, मतलब कि हर एक का एटीट्यूड जो है उसके ओपिनियंस पर चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे अभी आप 5 लोग बैठे हो, 5 लोग आपस में बात कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 5 लोगों का जो माइंडसेट है वो एक सा चले, 5 लोग जो है एक जैसा सोचे, एक जैसे डिसीजन मेक करें, नहीं, उसमें से 1-2 का माइंडसेट अलग होता है, उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, एटीट्यूड अलग हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं एटीट्यूड्स होती हैं और ये सीखने से आती हैं। तो हमने पढ़ा इनहेरिटेड क्वालिटीज और लर्न क्वालिटीज। इनहेरिटेड क्वालिटीज वो क्वालिटीज जो माता पिता से बाय बॉर्न गिफ्ट होती हैं, वो वाली, और लर्न वाली क्वालिटीज जिसको आप माता पिता से बाय बॉर्न नहीं ले सकते। अगर आपके माता पिता आईएएस हैं, ठीक है, एसएससी टॉप रैंकर होल्डर है, तो भाई इन सब से जो क्वालिटी, इनकी डिग्री वगैरह वो थोड़ी आपके दिमाग में भर जाएगी, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगा। ये वाली क्वालिटीज वैसे आ जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी क्या है, जो हमारे चैप्टर का मेन बेस है। पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे इज द सम ऑफ टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोफिजिकल सिस्टम। एक इंडिविजुअल व्यक्ति का साइको फिजिकल सिस्टम, जो भी वो फिजिकली हरकतें करता है, वो इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी दिखाता है। ठीक है, जैसे एक आदमी है, एक लड़का है जिसको रोड पे चलते चलते ऐसे किसी को मारने की आदत है, वो रोड पे जा रहा है तो वो किसी को थप्पड़ मार देता है ऐसे, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी आदत दिखा देती है कि भाई पागल टाइप का थोड़ा। एक आदमी चलता चलता किसी को गाली गलौज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, ठीक है, या चलता चलता कुत्तों को लात मार रहा है, कुत्तों को पत्थर फेंक के मार रहा है, तो मतलब वो पागल टाइप का है थोड़ा। तो उसकी पर्सनैलिटी हमें जज करने में आसानी दिखलाती है कि भाई जो वो कर रहा है ना उसके हिसाब से हम उसको जज कर लेते हैं कि ये ऐसा ही काम करता है तो ऐसा ही आदमी होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा दैट डिटरमाइन हिज हर बिहेवियर, और हम उसकी पर्सनैलिटी से उसके बिहेवियर का अंदाजा लगा लेते हैं। 90% अंदाजा पर्सनैलिटी से लग जाता है। जैसे मैंने एक भिखारी वाला एग्जांपल दिया ना, आपको कैसे पता चला कि वो भिखारी है? ठीक है, कैसे पता चला? तो आप उसके कपड़े से जज करा आपने कि भाई कपड़े फटे पुराने पहने तो भिखारी है, मक्खियां भिनभिना रही है, एक थैला हाथ में है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा भिखारी की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए? बस इतना बहुत है। ठीक है,
आगे लिखा है इन डे टू डे लाइफ, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर दैट सम पीपल्स आर क्वाइट एंड पैसिव, काफी सारे पीपल्स जो हैं वो होते हैं बहुत शांत, क्वाइट टाइप के, ठीक है, जो बिल्कुल कम बोलते हैं, बातचीत नहीं करते, काम करते हैं और चुप रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं पैसिव टाइप की, बहुत बतूनी होते हैं ना, जो बहुत बोलते रहते हैं, बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बातें करने वाला सबसे एग्जांपल है मैं, 1 घंटा नॉन स्टॉप मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे को पढ़ाना है, तो बातें करने वाले का पैसिव का एग्जांपल ले लो। आगे उसके बाद लिखा है वाइल अदर लाउड और एग्रेसिव, और इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो लाउड होते हैं, बहुत तेज तेज बातें करते हैं, और कुछ लोग हंसते इतना तेज है कि दूसरों तक जाती है, दूसरे बोलते हैं शांत हो जा। कुछ लोग एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। तो हर किसी की क्या है, एक पर्सनैलिटी है कि भाई किसी की आदत कैसी है, किसी की आदत कैसी है। आगे लिखा है इट मीन्स वंस चार्म ड्रेस एंड अट्रैक्टिवनेस। पर्सनैलिटी का मतलब होता है इट मीन्स वन चार्म्स, की किसी का रंग रूप चेहरा सुंदरता कैसी है। दूसरा हम उसको उसके ड्रेस से डिफाइन करते हैं कि उसके पहनावा कैसा है, कपड़े, रहन सहन, किस तरह से जूते हैं, पॉलिश हैं, अनपॉलिश्ड हैं, ठीक है। आगे उसके बाद उसका अट्रैक्टिवनेस, वो कितना ज्यादा चार्मिंग है। चार्मिंग मीन्स फेस चार्मिंग नहीं, ऋतिक रोशन नहीं बोल रहा, बातों से कितना चार्मिंग है, ठीक है, कितना पोलाइटली बातें करता है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से करता है, तो वो अट्रैक्टिवनेस और चार्मिंग में आता है। तो ये है पर्सनैलिटी। अब हम पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट के बाद मीनिंग पढ़ने वाले और समझेंगे ये वर्ड आया कहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उतार लो सारा का सारा, इसके बाद मैं आगे लिखवाता हूँ। नोट्स चाहिए तो वो नंबर है, आप उस पर मैसेज करना फटाफट। तो उतार लिया जो मैंने अभी बताया था। अब उसके आगे हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी होता क्या है। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे और हम इसको यहां तक लेके आएंगे फैक्टर्स तक। फिर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से। पहली चीज तो है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और पर्सनैलिटी वर्ड आया कहां से। तो पहले हम ये सीखते हैं, ठीक है जी। तो लिखा है इंग्लिश वर्ड पर्सनैलिटी has been derived from Latin word person। भाई पर्सनैलिटी वर्ड जो है एक लेटिन वर्ड है जिसका पहले मतलब था पर्सन, ठीक है। पर्सन से पर्सनैलिटी को निकाला गया है, ठीक है, डेवलप करा गया है। पर्सन जो वर्ड था इसका मतलब होता था स्पीक थ्रो। स्पीक थ्रो मतलब होता है बोलना, क्या है भाई, बोलना, ठीक है। स्पीक थ्रो मतलब बोलना। तो ये लैटिन वर्ड है। टर्म डिनोट द मास्क worn by actor in the ancient Greek dramas। अब ये लाइन को ध्यान से समझो, लिखा है ये जो टर्म है ना पर्सनैलिटी, पर्सन, बोलना, ठीक है, ये वर्ड जो है डिनोट करता है मास्क को। किसको, मास्क। मास्क मतलब क्या होता है, मुखौटे। मास्क मतलब मुखौटे जो कि पहने जाते थे एनिशियंट टाइम पे। किसके द्वारा, एनिशियंट टाइम पे ग्रीक ड्रामास जो होते थे ना, ग्रीक ड्रामास जैसे ग्रीक गॉड बोलते हैं, तो ग्रीक ड्रामास में कुछ एक्टर्स होते थे जो परफॉर्म करते थे इन मास्क को पहनकर। तो इन मास्क को पहनते थे, तो इन मास्क वर्ड के लिए यूज करा गया है पर्सनैलिटी। तो ये ग्रीक कुछ ड्रामाज होते थे पीछे पुराने टाइम पे, ठीक है, तो वहां पे जो एक्टर्स मास्क पहन के परफॉर्म करते थे, तो उनके मास्क पे जो पर्सन बन के आता था, जो वो एक्चुअल में नहीं है, बस मास्क से वो एक्ट कर रहे हैं, उस चीज को प्ले कर रहे हैं, रोल को। तो वो जो ड्रामा प्ले कर रहे हैं उस वर्ड से पर्सन निकला, देन उससे पर्सनैलिटी। क्लियर है। आगे लिखा है डेफिनेशन। अब हम समझेंगे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनैलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाउ ही अंडरस्टैंड एंड व्यू हिमसेल्फ। कह रहा है पर्सनैलिटी ये समझने में हेल्प करता है कि जो एक पर्सन है वो कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना ज्यादा अपने आप को, दूसरों के व्यूज को, उनकी बातों को, ठीक है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। एंड हिज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मिजरेबल ट्रेट्स, कितने ज्यादा बेटर है उसके इनर एंड आउटर, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। मैंने भी पढ़ाया था इंटरनल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली। एक एग्जांपल दिया था एक भिखारी का, एक अमीर आदमी का। तो सेम वही चीज है, इंटरनल एक्सटर्नल आउटर, और स्टिमुली को इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स बोला गया है।
अब हम पढ़ेंगे ट्रेड्स, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, सॉरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी क्या क्या होती है। इसको टोटल हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जो हम पढ़ रहे हैं मेजरेबल ट्रेड्स में। पर्सनैलिटी ट्रेड्स का पहला पार्ट है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स का पहला पार्ट है मेजरेबल ट्रेड्स जो लिखा गया है। तो इसका हम पढ़ेंगे इनर पार्ट। पर्सनैलिटी ट्रेड्स में हम मेजरेबल ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, जो इसका इनर पार्ट्स पढ़ेंगे इस वाले में। इनर मतलब अंदरूनी, मतलब कि जो भी आपकी अंदरूनी खूबसूरती है, जैसे आपकी नाक है, आपका फेस है, आपकी आई कलर है, तो ये सब कैसे आता है, ठीक है। और ये सब जो आते हैं, ये आते हैं पेरेंट्स जीन्स की मदद से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लर्न ट्रेड्स क्या होते हैं, जिसको हमने लर्न क्वालिटीज पढ़ा था। तो दोनों ही सिमिलर है, 95% सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ठीक है। टोटल 5 है ये ट्रेड्स, याद रखना। मेजरेबल ट्रेड्स टोटल 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। पहला आएगा पर्सनैलिटी, फिर आता है लर्न, इन्वायरमेंटल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। तो शुरू करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड से। इट कम्स फ्रॉम देयर जीन्स एंड आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज। देखो लिखा है कि इट कम्स फ्रॉम, कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम देयर जीन्स एंड आर पास्ड डाउन द जनरेशन टू जनरेशन। भाई मतलब है कि ये जीन्स से मिले हैं, मतलब कि अपने फादर के, उनके फादर इन लॉ के, उनके फादर इन लॉ के फादर इन लॉ से ऐसे चलते आ रहे हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये जो जनरेशन टू जनरेशन है रहने वाले हैं इन जीन्सेस में, दैट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि आपके परदादा के परदादा, उनके कान के पीछे एक काला सा तिल है, ऐसा छोटा सा तिल है, मीन्स एक ब्लैक डॉट, ठीक है, कान के पीछे। अब जब उनके बेटे होंगे तो उनके भी उसी जगह हो सकता है वो काला डॉट हो, फिर उनके बेटे जो हैं, उनके बेटे, फिर जैसे आप आए, आपके भी कहीं ना कहीं उसी जगह पर वो डॉट है। तो इट मीन्स आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि जैसे कि सुपर हीरो वाली फिल्में जैसे क्रिश वगैरह, जो शक्तियां हैं वो कहां से आती है, रोहित से फिर मिलती है क्रिश को। क्रिश अब जिसको भी आगे जन्म देगा, जनरेशन आगे जो बढ़ेगी, उसमें भी वो शक्तियां, वो एबिलिटीज, वो पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स वो ट्रांसफर होती रहेंगी। तो ये क्या है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है जो जीन्स से हमें मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमें कौन कौन से जीन्स से क्या क्या मिल सकता है। इसमें आता है पहला फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स मतलब कि जैसे आपका आई कलर है, ठीक है, आपकी नोज शेप बोल सकते हो, ईयर लोब्स बोल सकते हो, ऐसी जितनी भी चीजें, जैसे कि हम बोलते हैं ना किसी की आंख अपने पापा से मिल रही है, नाक मिल रही है, नाक थोड़ी सी तीखी है, मतलब नुकीली है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मिल रही हैं पेरेंट्स से, वो क्या है, पर्सनैलिटी का फिजिकल ट्रेट है। आगे आता है एज और जेंडर, ठीक है। एज और जेंडर ये भी 2 इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के। फिर आता है उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जन्म लेने के बाद ही आप मैरिटल स्टेटस, जैसे कि कुमार है, वर्मा है, शर्मा है, आपको वो मिल जाता है, ठीक। और मैरिटल स्टेटस जो है शादी वगैरह होने के बाद भी वो चेंज होता है, वो कभी कभी सेम रहता है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंसेस, आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर मिलता है जो कि अपने जीन्स से मिलता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर। फिर आता है एबिलिटी और इंटेलिजेंस, काफी बार हमें अपने जीन्स से एबिलिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि आपके फादर बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी है, चालू आदमी है, जिसको बोलते हैं ना चालू मतलब होता है कि जो दूसरों को पागल बनाता है, उल्लू बनाता है, जैसे बनिए लोग, ठीक है। तो जो चालू लोग होते हैं ना, जो बहुत चंट होते हैं, दूसरों के मदद में काम, दूसरों की हेल्प नहीं करते बट अपनी हेल्प निकलवानी उन्हें बहुत आती है, तो ऐसे लोगों के जैसे चालूपन है, एबिलिटी ये चालू है उसका, ठीक है। तो वो एबिलिटी उनके बच्चों में आ जाएगी, छोटे पर से आ जाएगी। भाई वो बच्चे बड़े तेज होते हैं, कुछ लोग बच्चे भोंदू होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उनकी एबिलिटी उनके फादर्स मदर्स पे डिपेंड करती है। आगे आता है इंटेलिजेंस, कि बच्चा कितना स्मार्ट है तो उसके पेरेंट्स से और बाकी सबसे पता चलता है, ठीक है। अगर जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, चीजों को जल्दी से सीख लेते हैं, तो बच्चा भी उस तरह से स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो ये चीज है।
तो ये थे पर्सनैलिटी के, ठीक है। अब हम बात करेंगे लर्निंग ट्रेड्स। लर्निंग ट्रेड्स के आगे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, POL, पोल। पोल मतलब आप यहाँ पे मैंने पहले बताया था, आप दोबारा देख लो, PRACTACING। पहला वर्ड है प्रैक्टिसिंग, हाँ जी, पहला वर्ड क्या है, प्रैक्टिसिंग। दूसरा वर्ड आता है ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग, 1 मिनट, हाँ जी। तो तीसरा वर्ड आता है लर्निंग, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। मतलब प्रैक्टिस करना मतलब क्या होता है, आप एक काम को बार बार कर रहे हो, प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपने एक बार सॉल्व किया, आपको समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया, आपने उसको प्रैक्टिस किया, दोबारा तिबारा और भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखी, फिर आप उसमें माहिर हो गए, तो प्रैक्टिसिंग। ऑब्जर्विंग मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना। अब आप जो लेक्चर सुन रहे हो, इसमें आप सारी चीजें अगर ध्यान से देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आई नो कि आपको उबासी आ रही है, अभी भी उबासी ले रहे भाई, देख ऐसा मत कर यार। तो जो आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एग्जाम में आप उसको उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखोगे। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, आप उतना ध्यान से सुन रहे हो और उतने ध्यान से एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर अच्छे आएंगे। जो जितने कम मार्क्स आ रहे हैं ना जिसके, वो उतना कम ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आगे है लर्निंग, आप सीखते कितनी जल्दी हो, ठीक है। हमेशा लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, मतलब चीजों को जल्दी से जल्दी सीखना, पकड़ना, ठीक है, वो चीज, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। लर्निंग ट्रेड्स के अंदर ये 4 क्वालिटी होती हैं जिसमें हम किसी की पर्सनैलिटी को लर्न करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। परसेप्शन को हम सीखते हैं कि किस तरह से परसेप्शन है, सोच धाराएं कैसी है, अगले के विचार कैसे हैं, ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड्स, आपका एटीट्यूड्स कैसा है अपने दूसरों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, आप खुद के विचार में कैसा सोचते हो, कैसा एटीट्यूड है, गुस्से वाला है, नॉर्मल है, कैसा है। वैल्यूज, आप कितना ज्यादा वैल्यूज पे फोकस करते हो, आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। वैल्यूज मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी है जिसमें सलमान खान का एक डायलॉग है जिसमें वो बोलता है मैं बच्चों को और औरतों को नहीं मारता। तो वो क्या, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक मोरल है, अपने ऊपर एक सेटिस्फैक्शन फील करता है, प्राउड फील करता है जब वो ऐसा नहीं करता। अगर वो उस जगह उनको मारने लग जाए बच्चों औरतों, तो उसको एक अंदर से बुरी फीलिंग आएगी, उसका वैल्यू डाउन होएगा अपनी तरफ से, एक होता है ना आत्मसम्मान, वो चीज है एक। फिर आता है उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इट इम्पैक्ट ऑन IB डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये IB पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, इन्वायरमेंट से जो आपको प्राप्त होता है वो आपके फैक्टर्स होते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देखो अगर कोई इंसान वर्काहोलिक है, काम अच्छा करता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी पोस्ट जो है, उसकी स्टेटस जो है, उसकी डेजिग्नेशन जो है, अगर उसके मन मुताबिक नहीं है, सीनियर की जगह उसको जूनियर बना के रख रखा है, उसको हो गए 8 साल, 8 साल से कोई काम अकाउंटेंट का कर रहा है, उसको सीनियर हो जाना चाहिए तक तो, मगर वो जूनियर पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो मैटर करता है। यहाँ पर मोटिवेशन होता है एक एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय तभी काम करेगा जब उसको फीलिंग आएगी मोटिवेट की। आगे लिखा है सैलरी और वेजेस। आप किसी के काम के बदले उसको सैलरी देते हो तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, वो सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा, लालच में करता है चाहे कैसे भी करता है मान लो, तो इसके बदले मुझे एक अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। मंथ के एंड में वो 30 दिन काम करेगा तो 30 से 40 हजार रुपए कमाएगा। तो वो क्या है, उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। सैलरी ना देने की वजह से, अगर सैलरी ना मिले तब क्या होगा, तब एम्प्लॉय डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, वो काम छोड़ देगा, ठीक है। आगे लिखा है अगला पॉइंट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इकोनॉमिक ट्रेंड्स पता है क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, लोगों की डिमांड्स चेंज होती है। जब लोगों की डिमांड्स चेंज होगी तब एक एम्प्लॉय को समझ आएगा कि उसका काम धंधा जल्दी बंद होने वाला है। मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर एक मालिक ने एक नई मशीनरी लगवा ली, मालिक ने अपने वर्कर को बोला कि भाई नई मशीनरी चला के दिखाओ। एम्प्लॉय ने कहा भाई नई मशीनरी नहीं, मैं पुरानी पे काम करता हूँ,
मुझे नई मशीनरी नहीं आती चलाना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मालिक को लगेगा कि भाई मेरा तो पैसा देना वेस्ट है, नई मशीनरी मैंने खरीद तो ली, एक तो उसमें पैसा गया, अब नई मशीनरी से जो मैं प्रोडक्शन पे फायदा उठा सकता था वो फायदा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ही नहीं आती, उनको करी नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं नई मशीनरी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए खतरा है कि मालिक जो है वो नई मशीनरी चलाए, तो वो उसको हटा भी सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी है और कल्चर से रिलेटेड भी। मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे कंपटीटर से कंपीट कर पाओ। दूसरे लोग आपसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं, आपका प्रॉफिट कम पे कम हो रहा है दिन पे दिन, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस नहीं हो। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या फिर लोगों की डिमांड और मूड की वजह से लोगों ने मान लो आपके प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर दिया, तब आप बनाओगे किसके लिए? आपकी मशीनरी, आपकी फैक्ट्री, कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये क्या है? इकोनॉमिक ट्रेंड है। अगला आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब होता है जहां पर आप तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं नई चीजों को बनाने के लिए। वो तकनीकें जो होती हैं उनको बोला जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि इफेक्ट करती है एक इंडिविजुअल बिहेवियर को। आगे हम बात करेंगे सोशल कल्चर फोर्सेस की और ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस की। देखो, सोशल कल्चर फोर्सेस जो सोशली तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने सुपीरियर से, अपने स्टाफ से किस तरह से बातचीत करते हो, बना के रखते हो, वो आपके सोशल कल्चर कहलाता है, ठीक है। आप अपने इन्वायरमेंट में, मतलब लोगों में, समाज में आप किस तरह से पेश आते हो, आपका बिहेवियर कैसा, इन्फ्लुएंस कर पाते हो या नहीं कर पाते, वो कल्चर आपका सोशल कल्चर कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है या ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? इस फोर्सेस में हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट कैसे मिलेगी, ग्रोथ कैसे होगी। हम सोचते हैं कि गोल अचीव कैसे होगा। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है एक प्रॉफिट के लिए, गोल मोटिव के लिए। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एक बड़ा लेवल होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ्स में कोऑर्डिनेशन करके आप काम कर सकते हो, तभी आप आगे चल सकते हो। क्लियर है? तो ये थे कुछ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो कि एक पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको उतार लो। अब मैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और उसके आगे के पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं। शुरू करते हैं, आगे का आपको बताता हूं। तो भाई जितना मैंने अभी तक बताया, साथ के साथ या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उतार लेना, वरना आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी के पहले टाइप्स को बात कर लेते हैं, टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के मेन कितने टाइप्स हैं जो आज फिलहाल के टाइम पे यूज होते हैं, और बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखो, अब पर्सनैलिटी के टाइप्स अगर देखा जाए तो जैसे जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स हैं, जितने ज्यादा इंसान यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, हर एक किसी का पर्सनैलिटी टाइप अलग होता है। आप किसी को एक दो कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि कहने का मतलब है जैसे कि 1,40,00,000 जो भी 125 करोड़ या जो भी लोग हैं जितने भी धरती पे, ठीक है। तो अभी 140 सपोज करते हैं, ये छोड़ो, सपोज करते हैं 100 लोग हैं, ठीक है। 100 लोगों में से मान लो मैंने 3 कैटेगरी बना दी, एक है हैप्पी, एक है सैड और एक है एंग्री। अब मैं सोचूं कि इन 100 लोगों को इन 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दूं, मतलब कि इन 100 लोगों में से 33 लोग इस हैप्पी में हो जाए, बाकी 33 इसमें हो जाए, बाकी 34 जो है वो इसमें आ जाए, ठीक है, और मेरे पूरे 100 के 100 कंप्लीट हो जाए। तो भाई 33 लोगों को हैप्पी मूड हो, 33 का सैड हो और 33-34 का एंग्री मूड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी का मूड अलग होता है। किसी का बिल्कुल सैड मूड भी हो सकता है, किसी का डिसगस्टिंग मूड भी हो सकता है, किसी का कैसा हो सकता है। तो भाई इसीलिए हमने ना पर्सनैलिटी के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। टोटल मैंने यहाँ 10 टाइप लिखे हैं, बट बुक में 20 से भी ज्यादा है, ठीक है, और एक्चुअल में तो बहुत ही ज्यादा है। पर्सनैलिटी तो छोटी छोटी आदतों पर भी डिफाइन करती है। यहाँ पर पहला मैंने लिखा है लेस इंटेलिजेंस, मतलब कि जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है ना, फुद्दू बोलते हैं इसे, ठीक है, फुद्दू, ठीक है।
तो उस तरह के जो लोग हैं वो लेस इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी में आते हैं। दूसरा आता है सीरियस टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल कोई इमोशंस जाहिर नहीं करते, बिल्कुल सीरियस टाइप का अपना काम करा, जो वर्क है वो परफॉर्म किया और बात खत्म। तीसरा आता है ट्रस्टिंग, ऐसे लोग जो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, विश्वास पात्र, जैसे कटप्पा, ठीक है, ऐसे वाले टाइप के लोग। फिर आते हैं कुछ डोमिनेंट लोग और प्रैक्टिकल लोग, रिलैक्स्ड लोग, कंट्रोल्ड लोग। भाई इन सबकी टाइप अलग अलग है और टाइप अलग अलग होने की वजह से इनके बिहेवियर में चेंज है और सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव लोग अलग होते हैं। सेंसिटिव लोगों का एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि छोटे बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनको हल्का सा, जैसे कि एक्टिंग भी करी ना, जैसे 1-2 साल का बच्चा है, आपने ऐसा करके एक्टिंग करी और रोना चालू कर दिया, या फिर आपने क्या करा, आपने दीवार पे ऐसे हाथ मारा और उसके आगे रोना चालू कर दिया, उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसको मारा है, जबकि उसको लगा नहीं है, दीवार में मारा, वो रोना वहीं चालू कर देंगे, सेंसिटिव है, ठीक है। इमेजिनेटिव, जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। फिर आता है सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने लिए खुद के लिए खुद ही बहुत हैं, जिनका ऐसा मानना है मैं सब कुछ हूं, मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है। तो भाई पर्सनैलिटी तो ये मैंने आपको बता दी, इनके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, मेन टॉपिक है ये वाला, एक ये वाला है और एक ये वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों, ठीक है। पर्सनैलिटी के टाइप्स में बताने वाला हूं। पर्सनैलिटी को मैंने 3 टाइप्स में लिखा है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। पहला, सॉरी भाई गिर गया, सॉरी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करेंगे, हम पढ़ेंगे। पहला टाइप है हमारा इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या होता है, दोनों ही अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा समझा सकूं। पहला हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट की, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट की। तो ध्यान से सुनो, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 वर्ड है। इंटरनल में आता है ई, एक्सटर्नल में आता है एक्स, मतलब कि बाहर, इसका मतलब होता है बाहर, ठीक है, इसका मतलब होता है अंदर। तो देखो, अंदर बाहर का मतलब समझो। इंटरनल मतलब जो अंदर खुद में ही रहता है, अपने आप से ही चीजें करता है, दूसरों में कोई बिलीफ नहीं करता, दूसरों को नहीं मानता, सिर्फ खुद से ही खुद के काम लेता है, अपने आप को एकलौता ऐसा प्राणी समझता है कि धरती पे उसके अलावा कोई नहीं है, वो आता है इंटरनल। इंटरनल मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी, इन मतलब अंदर खुद में रखते हैं। एक्सटर्नल ऐसे प्राणी या ऐसे बागड़ बिल्ले जिनको बाहरी दुनियाओं का चस्का लगा होता है, चस्का, हाँ जी, इनको बाहर की दुनिया बड़ी भाती है, बाहर की चमक दमक, सेलिब्रिटी हो गया, ठीक है, बाहर जाना है, फ्रेंड से मिलना है, घर में इनके पैर नहीं टिकते, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट या एक्सटर्नल बिहेवियर के कहलाते हैं, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कहलाते हैं। क्लियर है। इंट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो जितने भी काम करते हैं, इनमें मैं डिफरेंसेस भी बता रहा हूँ, एक तरह से जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना है, सुन लो ध्यान से। इंटरनल जो लोग हैं या जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनका बातचीत बिल्कुल कम होता है, किसी से भी बाहर लेना देना इनका नहीं होता, अलोनली रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल एकांत अकेले रहना पसंद करते हैं। ये जो इंट्रोवर्ट टाइप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ के साथ इनमें कोई कोई गुड क्वालिटी जो भी होगी, बैड क्वालिटी होगी, मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट्रोवर्ट के, यहाँ लिख दूंगा एक्सट्रोवर्ट के, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, अलोन, अकेले रहना बड़ा पसंद करते हैं। काम जो अगर आप बोलोगे इनको करने को, तो ये उतना ही काम करेंगे जितना आपने इनको बताया है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल एक तरह से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, जितना बोलोगे उतना करेंगे, ठीक है, एक तरह से ओबीडेंट कह सकते हो, ऑर्डर फॉलो करते हैं बस सिर्फ। और एक्सट्रोवर्ट में ये क्या है, अलोन नहीं रहते, ये फ्रीली होते हैं, इनको बाहरी चमक दमक से मतलब होता है। काम, अब ये बाहर के नेचर में है तो ये चेंजेबल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट ये चेंजेबल एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे कि जो रोज पिज्जा खा रहा है ना, अब ये क्या है, रोज पिज्जा खा रहे हैं, तो इनको पता है चेंज आता रहता है पिज्जा के प्राइस में, और जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर करने में 2-4 रुपए का फर्क आता रहता है। अब जो ये वाले बंदे हैं ये नॉन चेंजेबल होते हैं, ठीक है, जो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, नॉन चेंज एक्सेप्ट। अब जब पता चला स्विगी वाले ने 18 रुपए जीएसटी लगा दिए,
पहले जो पिज्जा 350 का आता था, अब ये पिज्जा 375 का हो गया। 25 रुपए जैसे ही बढ़े इनको लग गया सदमा। 25 रुपए जैसे ही बढ़ा दिए इनको सदमा लग गया, क्योंकि ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल भी जैसा है वैसा ही चाहिए। इनको पता है चेंज ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट चलती रहती है, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको मजा आता है, तो इन्होंने ले लिया। इनके है नॉन चेंजेबल, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ये चेंज को रिजेक्ट करते हैं। ये खुद में रहते हैं, सारे काम खुद से करते हैं। इनको ना कोई फ्रेंड सर्कल होता है, ना कोई ग्रुप सर्कल होता है, इनका कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होता, ठीक है। इनके पास फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं अच्छे खासे बहुत सारे, और इनको ना घर में आदत नहीं होती रहने की, इनको बाहरी दुनिया ज्यादा भाती है। भाई बाहर जाना है, हमें लोगों से मिलना है, शादियों में जाने के लिए तैयार है, पार्टी करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, एक्सटर्नल टाइप की पर्सनैलिटी, मतलब बाहरी। क्लियर है। गोल अचीविंग में मैं आपको बताता हूं, ये लोग काम को एक जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये धीरे धीरे करके काम को अचीव तो कर लेते हैं पूरा, बट इनके पास ऊपरी माइंड नहीं होता, जिसको बोलते हैं ना सेंस भी होनी चाहिए। वो सेंस वाला काम ये लोग कर पाते हैं एक्सटर्नल, इनका माइंड बाहर जाके खुल जाता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब हम बात करते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी, मतलब कि हमारा बी पॉइंट में है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी दोनों में। अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे, पहले आप इसको उतारो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। चलिए जी, अब पोज करके ले लेना जिसने नहीं लिया भाई। हम बात करने वाले हैं टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए, यहां पे लिख देता हूं बी। देखो दोनों में फर्क समझो। टाइप ए के लिए बना रहा हूं मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये डायग्राम। ये है एक पहाड़, क्या है पहाड़, और यह है एक बंदा। ये पहाड़ चढ़ रहा है रस्सी की मदद से, और ये लगा दिया फ्लैग। डायग्राम को ध्यान से अगर समझ गए तो समझ जाओगे। टाइप बी पर्सनैलिटी, ये है पहाड़, पहाड़ तो सेम रहेगा, पहाड़ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो बंदा ऊपर चढ़ चुका है, ये बिल्कुल टॉप पे चला गया। कहां पे? टॉप पे। ये बंदा यहाँ पे सो रहा है, ये सो रहा है, ठीक है। ये रस्सी पड़ी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहीं पे बॉटम में नीचे। दोनों फिगर में फर्क देखो। टाइप ए के जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। टाइप बी के जो लोग हैं ये बिल्कुल आलसी होते हैं। भाई कोई मोह माया नहीं है, कौन सी आफत कट रही है, कल चढ़ लेंगे, आज नहीं चढ़े कल चढ़ लेंगे। तो पहली चीज तो ये क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग ये क्या होते हैं, नॉन हार्ड वर्किंग, नॉन हार्ड वर्किंग, ठीक है। पहला पॉइंट मैं डिफरेंसेस भी करता चल रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये अपना काम कल पे नहीं टालते, जैसे बोलते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये जो लोग हैं ये इस कहानी को पूरा फुलफिल करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ये काम को डिले नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है इनका, डिले नहीं करते, नॉट, और टाइम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। बट ये जो लोग होते हैं बड़े आलसी होते हैं, ये बोलते हैं भाई इतनी कौन सी आफत आ रही है, कल कर लेंगे, मोह माया में क्या रखा भाई। जिससे ये लोग ना उस बुद्धि के होते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनमें से भी कुछ ऐसे टाइप की पर्सनैलिटी होगी जिनकी टाइप बी है। मोस्टली टाइप ए वाले बड़े मेहनती लोग होते हैं, टाइप बी वाले बड़े चिल और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। आज काम करना है, एग्जाम कल है, भाई 1 घंटे में कर लेंगे, बस में जाते जाते कर लेंगे, अभी नहीं पढ़ना, अभी सो रहे हो आराम से पबजी खेल रहे हैं। 1 घंटे पहले और कोई बस में मेरी वीडियो देखेगा, फिर बस में देख के फिर लिखेंगे लीजेंड वॉच वीडियो इन द बस, या लिखेंगे लीजेंड वॉच वीडियो बिफोर 1 आवर या बिफोर 30 मिनट्स या बिफोर एग्जामिनेशन हॉल, या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये लीजेंड्स होते हैं जिनको हम टाइप बी पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, मोह माया नहीं इनको, ठीक है। कोई काम करना ना, इसको सौंप दिया, अगर इसको तुम एक बार मार्केट ले जाओ, इसको मार्केट ले जाओ बाहर की हवा खिलाने, तब इसको पता क्या लगेगा, इसको ये लगेगा टाइप ए पर्सनैलिटी को कि भाई मेरे 4 घंटे खराब कर दिए, इन 4 घंटे में तीर मार के आसमान छट जाता। इनको ले जाओ तुम बाहर, पूरे दिन हंडाए जाओ, खेतों में दौड़ाए जाओ, कहीं भी इनको मजा आएगा,
ये है टाइप बी पर्सनैलिटी, ठीक है, जिसको कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मम्मी बोलेगी बेटा कर ले, कुछ नौकरी वोकरी देख ले, जॉब ढूंढ ले, अब तू बड़ा हो गया, 21 साल का हो गया, 22 साल का, बट इनको पता क्या रहता है, मम्मी बड़े होकर करना क्या है। वो देखो बाबा अनिरुद्धाचार्य और भी बाबा है 2-3 बागेश्वर धाम, वो तो यूं ही पैसा छाप रहे हैं, मोह माया रखी मम्मी सब कुछ ना है, वो तो बोल रहे हैं दान करो। तो कमाना किसके लिए, लंगर में खा लूंगा, लंगर में खाना खा लेंगे, कपड़े फटे पुराने किसी के मिल जाएंगे, जिंदगी तो कट जाएगी, किसके लिए कमाना होता है, शादी वादी क्या होती है हमें नहीं पता, ठीक है। तो भाई ये होती है टाइप बी पर्सनैलिटी जो ऐसी थिंकिंग रखती है, ठीक है। टाइप ए मेहनत करते हैं, उनको आगे पता है उनको गोल ओरिएंट करना है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। आ जाते हैं टाइप सी, जिसका नाम है जजिंग एंड पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटीज। जजिंग एंड पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटीज, आपको मैं बता दूं जजिंग एंड पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटीज होता क्या। थोड़ा बहुत जजिंग और पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी टाइप ए और टाइप बी से सिमिलर है, थोड़ी बहुत 40-60 का रेशियो मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि जजिंग और पर्सपेक्टिव, जो जजिंग लोग होते हैं वो डे टू डे लाइफ के रूटीन्स को फॉलो करके चलते हैं। क्या बोला मैंने, डे टू डे लाइफ रूटीन्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। ये लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं है। जो पर्सपेक्टिव लोग हैं वो इमेजिनेशन में जीते हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल और फ्रीली होके काम करते हैं। इनको चाहिए इनके ऊपर कोई बर्डन ना दो, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल फ्रीली और फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। देखो मैं जो हूं जे में आता हूं, कैसे मैं बताता हूं। अगर मेरे को वीडियो बनानी है, मैंने एक वीडियो सीरीज बना के डाल दी, तो मुझे लगेगा कि मैंने अभी आधा अधूरा काम किया है। मुझे जब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक मैं सारी वीडियो ना डाल दूं। प्लान करना, ये जो जे टाइप के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस प्लान को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, उस पर वर्क करते हैं, वर्किंग, और फिर उसके बाद गोल अचीव कर लेते हैं, गोल अचीव। तो इनके ये 4 स्टेप्स होते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर अपने वर्क को करेंगे, फिर उसके बाद गोल्स को अचीव कर लेते हैं, लास्ट में फाइनली अचीव हो जाता है। बट जो जजिंग के बाद पर्सपेक्टिव आता है, इनके कोई गोल्स नहीं होते, ये फ्रीली काम करते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने वीडियो बनाई, मैं 10 दिन में वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो मैं कर दूंगा। बट इसी जगह अगर मैं बात करूं विवेक सर की, ठीक है, ऐसे बुरा बोलना नहीं चाहिए, भाई है, कोई नहीं, समझाने के तौर पे भाई क्या है, भाई को बोलूंगा मैं वीडियो बनाने को, आपके लिए बोलता हूँ मैं वीडियो बनाने को, ठीक है, डांट मुझे सुननी पड़ती है। अब मैं बोलता हूँ वीडियो बनाने को, भाई वीडियो बना दे, एग्जाम आ रहे, भाई बोलेगा ठीक है बना दूंगा। मैं दूसरे दिन देखूंगा वीडियो नहीं बना रहा, मैं दूसरे दिन फिर बोलूंगा भाई वीडियो बना दे, बच्चे मांग रहे हैं। यार तू बार बार मत बोला, अगर एक तो बार बार बोलता है ना, उसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ। मैं बना दूंगा, मैं कह रहा हूँ टाइम से पहले, मैं बोलूंगा 1 महीना ले जाएगा, एग्जाम आते आते 1 महीना हो जाएगा, तभी देखते हैं उनकी वीडियो जल्दी नहीं आती, सिर्फ एग्जाम टाइम में आती, बहुत रेयर चांस, उसमें भी रोज मुझे पता है कितने एफर्ट मुझे करने पड़ते हैं बुलवा के बनवाने के लिए। फिर मैं उसको बोलूंगा भाई वीडियो बना दे, भाई वीडियो बना दे, भाई वीडियो बना दे, भाई वीडियो बना, भाई विवेक भाई वीडियो बनाने बहुत आलसी है, सोता है, कुछ नहीं करे, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करे जाएगा, बुराई नहीं कर रहा भाई, है ठीक है बना देता, अच्छा है भाई है भाई। बट मैं पर्सनैलिटी की बात बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी लोगों की कैसी अलग अलग है, हम दोनों की, ठीक है। मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं लाइन से बनाऊंगा, मेरे को पता है एग्जामिनेशन आए ना आए मुझे कंप्लीट करना है। उसको लगता है जब बच्चे मांग नहीं रहे तो तुझे क्या है, अब पड़े रहते हैं, मेरे सर पे बर्डन दे के मत बनवा वीडियो, मेरे को रोज बर्डन देना पड़ता है, मुझे पता है। मैं फिर 4 दिन बाद तो मैं खुद चुप हो जाता हूँ, बोलता हूँ यार ज्यादा बोलूंगा गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो जो दिखता है वो ऐसे एक्चुअल है नहीं। तो भाई टाइप बी पी पर्सनैलिटी आप समझ गए होंगे, इनको फ्रीली काम करना पसंद है, कोई भी रुकावट पसंद नहीं है। जब मूड करेगा, ये डिपेंड किस पे होते हैं, मूड पे, डिपेंड ऑन योर, नहीं भाई तुम्हारे मूड पे थोड़ी कोई काम करेगा, आवर मूड, मूड की बात है। मूड बन गया तो बना देंगे, मूड बन गया तो कुछ भी नहीं, ठीक है, मूड बन गया तो ले जा तू मेरे घर पर ले जा, दान कर दे, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये दोनों पर्सनैलिटी जे और पी टाइप की। अब एक चीज और बताता हूँ, जे टाइप की पर्सनैलिटी के लोग सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट के काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट जो पी टाइप के लोग होते हैं, इनकी खास बात होती है ये सोशल क्राइसिस को
या इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इजिली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअल में फैक्ट है, क्योंकि इनका माइंड सिर्फ प्लानिंग तक चलता है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कंपनी में जाके वर्क कर सकते हैं, गोल अचीव भी कर लेंगे। बट ये जो लोग हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। माइंड रिलैक्स इतना होता है ना इनका, इनके पास नहीं होता है सब कुछ, ये 10 सॉल्यूशन में फंसे रहते हैं। तो ये भी आप डाल सकते हो। तो ये थे इनके टाइप। अब हम बात कर लेते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स। कौन कौन से 5 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इसको याद कैसे करेंगे भैया, ये बता दो पहले। को तो भाई इसको याद करने के लिए ना इतने नाम देखो, एक्सट्रोवर्जन, ठीक है, एग्रीबलनेस, और ये जो नाम है कॉन्शियसनेस। तो इनको याद कैसे करेंगे भाई, नाम तो बोलने से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, वैसे सही बता रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ फिर भी। देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब इन नामों को जो हमसे बोले नहीं जा रहे, इनको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सिंपल सा फंडा बताता हूँ। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, इसको याद करने के लिए एक नाम याद रखो, O C E A N, बस भाई हो गया। ओशियन, क्या बोला मैंने? ओशियन। ओशियन मतलब होता है समुद्र, नीला नीला, प्यारा प्यारा, पानी से भरा हुआ, जल का दुलारा, अपना सबसे प्यारा ओशियन। ठीक है, ओशियन मतलब ओ मतलब आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी मतलब आता है हमारा ये रहा कॉन्शियसनेस है भाई, जो भी है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है, तो अब कर लो प्रोनाउंसिएशन, बाकी ठीक है, नाम एक तो अजीब है। और हाँ, अगला आता है ई मतलब आता है एक्सट्रोवर्जन। फिर उसके बाद आता है ए मतलब होता है एग्रीबलनेस। और एन, अब आप बोलोगे एन तो है नहीं इसमें, भाई एन कहाँ गया? ठीक है, तो एक इसमें रह गया जिसका नाम है इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका एक और नाम है न्यूट्रल। इसको हम एन की जगह इमोशनल स्टेबिलिटी में रख लेते हैं, जिसमें एन आई रहा वैसे ये रहा। ठीक है, तो इसमें ये याद रख लेना ई, इसको आप लास्ट में चाहे ई कर लो, ओ सी ई ए एन। और एन में याद रख लेना 1 2 3, 3 डंडी मतलब ई ए, बस इतना याद कर लो, हो गया। ठीक है, अब मैं इनका मतलब बता देता हूँ। एक्सट्रोवर्जन टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा सोशलेबल होते हैं, मतलब कि ज्यादा सोशल मीडिया, ठीक है, लोगों के समाज में हेल्प करना, भलाई करनी और लोगों से जुड़े हुए, इस तरह के लोग होते हैं। इनको बातें करना ज्यादा पसंद है, असर्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रेस करते रहते हैं, हमेशा खड़े करेंगे। सर, अगर किसी ने कैजुअलिटी की हालत में फॉर्म नहीं भरा तो कैजुअलिटी में फॉर्म भरने का है क्या? भाई ऐसे टाइप के फालतू क्वेश्चन रेस करते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे क्लासरूम में भी सर बोलेंगे किसी को डाउट है, एक का हाथ खड़े रहेगा, वो पागल को डाउट ही रहता है हमेशा। तो भाई वो टॉकेटिव, सोशलेबल और असर्टिव टाइप के लोग आते हैं, जो कि एक्सट्रोवर्जन होती है। दूसरी पर्सनैलिटी होती है हमेशा एग्रीबलनेस। इसका मतलब पता है वन हु इज गुड नेचर, जिसका नेचर बहुत ज्यादा सही है, मतलब कि जो काम में परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। एक फिल्म आई है अल्लू अर्जुन की, से 7-8 साल पुरानी है वैसे तो, मिस्टर परफेक्ट नाम से है। ठीक है, तो वो देखोगे, इसमें पता चलेगा परफेक्ट मतलब काम में परफेक्ट, हर चीज में टाइमली करेगा, हर चीज को अच्छे तरीके से करेगा, वेल परफॉर्म, वेल ऑर्गेनाइज, प्लानिंग के साथ करेगा, वो परफेक्ट है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव, ऐसे बंदे कोऑपरेटिव होते हैं और ट्रस्टिंग होते हैं, जो मालिक का ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। मालिक को उन पे ट्रस्ट आ जाता है, प्यार आ जाता है, ऐसे ना पतीली में प्यार जो होता है उड़ेल देते हैं उनके ऊपर, इतना ट्रस्ट होता है। ठीक है, अगला आता है कॉन्शियसनेस, मैंने सही प्रोनाउंसिएशन करी है इस बार। ठीक है, तीसरा जिसके अंदर आता है ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। अब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एग्जांपल अपने दिमाग में सोचो, मैं जस्ट 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3, नहीं सोच पाए ना भाई। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब कि आपके फादर, आपकी मम्मा, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो इतने बड़े थोड़ी होते, चुन्नू मुन्नू समझते ही नहीं हो, इतना सोचने में लग रहे हो, पूरी दुनिया ढूंढ ली, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिला। यार मम्मी पापा है ना घर में, रिस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब मॉम डैड, तो वो जो भी काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी। ठीक है, आगे आता है डिपेंडेंट, मतलब जो खुद पे डिपेंडेंट है। ठीक है, काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जो डिपेंडेंट रहे। अगला आता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट मतलब देखो, मम्मी पापा का बचपन से एक एम होता है, मेरा एक छोटा सा बेटा हुआ, उस बच्चे को हम बहुत पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे उसको तुर्रम खा बना देंगे, अफलातून बना देंगे, मुंह से इंग्लिश फेंकेगा और नीचे से अंगारे। ठीक है,
तो भाई इसमें जो लिखा है अचीवमेंट ओरिएंटेड, तो उनका वो अचीवमेंट फुलफिल कब होता है? जब वो पूरा प्लान करते हैं, प्लान करके पूरा काम करते हैं, चलते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी वाले लोग बहुत ज्यादा इमोशनली होकर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि काम होके। काम मतलब होता है काम मतलब होता है कि बिल्कुल रिलैक्स माइंड से शांतिपूर्वक आप बातचीत करते हो, समझाते हो, समझते हो। आगे आता है नर्वस या डिप्रेस्ड, आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे या डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये आपकी इमोशंस को दिखाता है कि आप वेल परफॉर्मर हो या नहीं हो, काम करने के लिए कितने ज्यादा आप अच्छे हो, काम करने के लिए अगर आपको काम सौंपा जाए तो आप कितनी ज्यादा पोटेंशियल से उस काम को करोगे। फिर आता है इनसिक्योर, आप मिनट मिनट में इनसिक्योर हो जाते हैं। आपके बगल में एक छोरी आके बैठ गई, आप इनसिक्योर हो गए, ऐसा थोड़ी चलेगा काम। छोरी के बगल में मुझे बिठा देते फिर। तो देखो इनसिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, उसी पे आ जाते हैं वापस से। इनसिक्योरिटी मतलब जब आप काम करते करते इनसिक्योर फील करो, किसी भी चीज से हो सकता है, इन्वायरमेंट से हो सकता है, बॉस से हो सकता है, टेबल कुर्सी से भी इनसिक्योर हालांकि हो सकते हैं। कैसे? उससे तो अनकंफर्टेबल होते हैं। इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल में फर्क क्या होता है भाई? फर्क समझते हैं आप, पहले फर्क समझिए। इनसिक्योर मतलब जिससे आप सेफ फील नहीं करते हो। मैंने क्या बोला? सेफ फील नहीं करते हो, डरते हो। तो अनकंफर्टेबल मतलब जहां आप सेफ तो फील कर रहे हो, जैसे चेयर है, चेयर आपको पता आपकी जान नहीं लेगी, आपको गला नहीं काटेगी, मारेगी नहीं, कुछ उल्टा सीधा आपके साथ नहीं करेगी, बट वो अनकंफर्टेबल है, मतलब आप उस पर फिट नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी तशरीफ को थोड़ा इधर उधर नहीं रख पा रहे हो। मतलब आपके लिए वो सेफ तो है बट कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? आप उस जगह पे असंतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। वो आगे बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। ये वो पर्सन होते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस को, इमेजिनेशंस को खुले तौर पर रखते हैं दूसरों के आगे। कुछ इनके अंदर छुपा नहीं है, खुली किताब की तरह होते हैं। जाके किसी से गप्पे लड़ा ली, दोस्तों से पार्टी कर ली, बातें कर ली, जो बातें कर रही हो मुंह पे बोलते हैं, सीधा मुंह पे बोल देंगे सीधा, ठीक है? जो भी आपको अच्छा बुरा लगे मुंह पे बोला करो सीधा। नींद आ रही है मुंह पे बोलो, सो जाओ, फोन बंद करो, सो बेटा सो। हाँ, उसके बाद लिखा है यहाँ पे दूसरा, सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल होते हैं। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। प्यारे तो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर छल कपट नहीं होता। जो मुंह पे खुल के बोल रहे हैं वो छल कपट नहीं रखते। जो नहीं बोलते हैं, घुमने लोग होते हैं भाई, वो बहुत ज्यादा छल कपट होता है। हो सकता है आपकी फ्रेंड हो राधिका, है ना, कल वो वैसे भी लड़ रही थी मोमोज के लिए, तो भाई हो सकता है। और भाई तू, हाँ, तेरा भाई रोहित कल वो जिम में गया था, देखा था मैंने उसे, बच कर उससे। तो भाई ये सारे पॉइंट थे। आगे का अगला पॉइंट आता है यहाँ पे एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मीन्स क्या होता है? एटीट्यूड्स आर इंटरनल एक्सप्रेशन और सेंटिमेंट्स ऑफ ए पर्सन बिहेवियर। एटीट्यूड्स क्या होता है? एक पर्सन के, एक बंदे के, बंदी के, छोरे के, छोरी के पर्सनल एटीट्यूड्स जो होते हैं वो उसके एक्सपीरियंसेस और सेंटिमेंट्स, दो चीजों पर, बिहेवियर पर डिपेंड रहते हैं। उसके एक्सपीरियंसेस कहते हैं, एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मतलब वो अपने आप को किस तरह का महान अनुभव समझता है, किस तरह से लोगों को देखता है, ट्रीट करता है, तो वो सारे उसके एटीट्यूड्स कहलाते हैं, ठीक है? एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग तरह के। किसी का लाउड होता है, किसी का रूड होता है, किसी का बहुत ज्यादा सॉफ्ट एटीट्यूड होता है जो लोगों को वेल ग्रीट करता है। पर्सनैलिटी के हिसाब से एटीट्यूड्स डिफर रहते हैं। जैसे कि मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं सेलिब्रिटी ले लेता हूँ, SRK नाम सुना होगा, बहुत है, तो इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है क्योंकि पर्सनैलिटी अच्छी है, एटीट्यूड्स बहुत सॉफ्टली है उनके साथ। इसी जगह अगर मैं सलमान के ले लूं, सलमान खान, इनकी पर्सनैलिटी भाई वाली है, नाम नहीं सारे बोलते भाई भाई सल्लू भाई सल्लू, तो भाई भाई वाली। और इसी जगह अगर मैं ले लूं किसी को, ऐसा कोई भी संजय दत्त, तो इसके बाबा वाली पर्सनैलिटी है, संजू बाबा, ये ठीक है। तो भाई पर्सनैलिटी फर्क करती है, गुड लुकिंग, चार्मिंग, इन सब के साथ साथ। आगे लिखा फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के फीचर्स मैं बता रहा हूँ, ये फीचर्स मैंने एक लाइन में लिखे हैं, बुक में 7 लाइनें लिखी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में कवर करेंगे अपन। पहला आता है प्रायर एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुए उस पर आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आपके साथ पुराने टाइम पे किसी ने आपसे पैसे तो लिए, बट एंड टाइम पे जब आपकी मदद करनी थी तब उसने मना कर दिया। मेरे साथ आज ही ऐसा हुआ है, दुख है मुझे इस चीज का, बट मैंने भी किसी को पैसे दिए, बट आज जब मुझे जरूरत पड़ी उसने नहीं दिए। तो अब मुझे क्या समझ आया, मैंने उस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से एक एटीट्यूड बना लिया। क्या बना लिया? एटीट्यूड। क्या बना लिया भाई?
बोलो एटीट्यूड। हाँ, टोरा बना लिया मैंने, तो एटीट्यूड बना लिया मैंने, मुंह नहीं बनाना भाई, एटीट्यूड बनना है। हाँ बहन, तो एटीट्यूड बना लिया कि अब जब मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा तो सामने वाले से मांगना ही नहीं पड़ेगा। मैं बड़ा रूड हो गया इस मामले में, बड़ा सख्त हूँ, पैसे नहीं देता मैं किसी को, ठीक है। आगे उसके बाद प्री कंसेप्शन, आप किसी के बारे में पहले ही ओवर थिंकिंग कर लेते हो। प्री कंसेप्शन वाला एटीट्यूड आपका, मतलब कि आपको अगर किसी से कुछ जरूरत है, मुझे ये मार्कर मेरे दोस्त से चाहिए, उसके पास है, तो मैं पहले सोच लूंगा भाई देगा नहीं, शायद वो मांगूंगा मगर देगा नहीं। तो मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं प्री कंसेप्शन कर रहा हूँ, पहले ही सोच ले रहा हूँ सारी चीजें। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी एक नेचर है एटीट्यूड की। फिर आगे आता है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग मतलब कि यहाँ पे आप सीखते हो, दूसरों के बिहेवियर से सीखते हो। आपने सीखा, राम ने मेरे साथ धोखा करा, मेरी बंदी ने मेरे साथ धोखा करा, तो मैं भी धोखा करूंगा। उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा, तो मैं भी 10 दिन बाद रिप्लाई करूंगा। होता नहीं, ये सब पर्सनल हो गया भैया आप तो। आगे हम बात कर लेते हैं एक्ट और रिएक्ट मैनर्स। एक्ट और रिएक्ट मैनर्स मतलब क्या होता है, जैसा आप व्यवहार दूसरों से करोगे वैसा आपको आपके सामने दिखेगा। एक तरह से इसको मिरर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मिरर। मिरर में अगर आप जीभ चढ़ाओगे तो आपको भी सामने से बदले में जीभ चढ़ाता हुआ इंसान दिखेगा, ठीक है। तो एक्ट और रिएक्ट मैनर, ठीक है, जैसा आप दूसरों को दिखाओगे वो आपको मिलेगा। तो ये आप उतार लो। इसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट और रह गए लर्निंग के, वो मैं लिखवा के चैप्टर को क्लोज करते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया भाई, ये आखिरी है, ठीक है। इसके बाद ये सारा जो हो जाएगा ना, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फाइनल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स पे। एटीट्यूड्स का मीनिंग हमने समझ लिया था, डेफिनेशन फीचर्स हमने कर ली थी। अब आप इसको एंड में उतार लेना आराम से। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दूं, किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हो, नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, बता दूं आपको कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स के कंपोनेंट में सबसे पहला आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है आप इंडिविजुअल लाइफ में अपने ट्रू एंड फेयरनेस से सीखते हो, तब उसको बोला जाता है कॉग्निटिव, ठीक है। ट्रू एंड फेयर से कैसे, देखो अगर आप मान लो जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको रास्ता नहीं पता होता था, आपको गलियां याद नहीं होती थी ना जब छोटे थे ज्यादा। तो मान लो आपका किसी जो घर है वो किसी सोसाइटी में है जिसमें बड़ा घूम फिर के ऐसे गलियों में से बाहर निकलना पड़ता है रोड पे, ठीक है। तब आप क्या काफी बार भूल जाते होंगे, बट आप जब रोज रोज सेम चीज को ट्रू में करोगे, एक्चुअल में करोगे, फेयरनेस तरीके से जाओगे, तब आपको याद हो जाएगा कि भाई रास्ता जो है वो ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा रास्ता था और तब हमारा घर यहाँ था, यहाँ स्कूल है हमारा, तो ये रास्ता लर्न होगा, ठीक है। आगे आपका नॉलेज और आपके फैक्ट्स डिपेंड करते हैं कॉग्निटिव पे कि आप कितना पोटेंशियल से उस रास्ते को दिमाग में बैठा पाते हो। जो बैठाने की प्रोसेस है उसको हम रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। आगे इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब होता है डीलिंग विद फीलिंग्स और इमोशंस। अपने फीलिंग्स और इमोशंस के साथ डील करना आपको आना चाहिए। देखो डील करने का मतलब ये है, आप बहुत सारी मेहनत करते हो, पेपर में एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो और आपको पता चला एग्जामिनेशन में पेपर लीक हो जाए, जैसे अभी हुआ, तो बच्चों का दिल टूट जाता है। तो अपने इमोशंस पे काबू कैसे रखा जाए अफेक्टिव तौर पे, ये हमारा एटीट्यूड्स होता है, हमारा एक बिहेवियर होता है, बिलीफ होता है, जिसको हम खुद पर काम करके सुधार सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, जो कि है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर मतलब होता है कि दोनों का मिक्स, कॉग्निटिव और अफेक्टिव का मिक्स जो है वो बिहेवियर होता है। इसमें हम कंट्रोल करते हैं दोनों ही चीजों को जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कॉग्निटिव जैसे कि नॉलेज, फैक्ट्स और इंडिविजुअल ट्रूथ। फिर अफेक्ट में जो हमने पढ़ा उन दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन वो है बिहेवियर। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना, ठीक है। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। देखो सीखना मतलब है, यहाँ पे मैंने लिखा लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है बिहेवियर को चेंज करता है, सीखता है। जैसे कि शुरू में जब आप छोटे होते हो आपको ब्रश करना सिखाया जाता है,
मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसे ब्रश कर या फिर ऐसे ब्रश कर, तो तरीका जब ब्रश का सिखाया जाएगा एक्चुअल में कैसे करा जाता है और क्यों करा जाता है, ये ब्रश होता है, तब आप उसको चेंज करोगे, अपने बिहेवियर में इंप्लीमेंट करोगे। आप डेली टास्क करोगे, डेली रूटीन बेस पे उसको करोगे रेगुलरली तौर पे, ठीक है। तो रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, जब हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, देखो ये है हमारा कंसीनियर, ये होते हैं हमारे स्टिमुली। इन स्टिमुलीज के जरिए जो हमको मिलता है रिजल्ट, वो क्या मिलता है, रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है हमारा, रिजल्ट होता है हमारा जो भी हमारा बिहेवियर चेंज हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम सीखते हैं कि हमारी नई नई आदतें कैसे बनेगी, कोई बुरी आदत है उसको छोड़ना कैसे है, उसके लिए भी लर्निंग होती है। जैसे बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, 2 महीने में 7 दिन में कार चलाना सीखें, तो सीखेंगे तभी हैबिट बनेगी। जब हैबिट बन जाती है मीन्स आप वो चीज सीख चुके हो। तो लर्निंग क्या है, एक छोटी सी लाइन याद रखना, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स। एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स, नई हैबिट्स को, आदतों को एक्वायर करना लर्निंग कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, 4 फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला फंडामेंटल होता है परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस, देखो आपको पता है जब आप गैस पे ऐसे करके हाथ रखोगे, चलती हुई गैस पे जला के गैस को, तो हाथ जल जाएगा। आपने एक बार शायद जला भी लिया होगा कभी ना कभी बचपन में, नहीं तो मम्मी ने डांटा होगा बेटा ऐसा मत करो, तो हाथ पक्का जलेगा, और जलता ही है 101%, है ना। तो जब आपको पता चला आपने उस पर हाथ रखने से जल जा रहा है हाथ आपका, तो आप क्या सीखे कि अब हमें इस पे हाथ नहीं रखना, जिंदगी में कभी नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि परमानेंट चेंज हो गया हमारे अंदर, हमने अपनी एक हैबिट डाल ली है, एक नई आदत सीखी है कि आग पे हाथ नहीं रखना चाहिए वरना हाथ जल जाता है। तो ऐसी जो हैबिट होती है जिसको हम विद लर्निंग, मतलब कि चीजों के हिसाब से सीखते हैं, वो लर्निंग कहलाती है, ठीक है। सेकंड आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको हम सीखते नहीं है, एक्चुअल में हमें अपने आप से आ जाता है। जैसे कि आपको हंसना किसी ने सिखाया है, जब आप छोटे होते हो आपको ऐसा कोई करता है तो आप क्या करते हो, आप हंसने लगते हो। छोटे बच्चे होते हैं वो हंसने लगते हैं, उनको गुदगुदी करो हंसने लगते हैं, उनसे खेलो मजाक करो हंसने लगते हैं, ठीक है। तो उनको जीभ जड़ाने में हंसने लगते हैं। क्या उनको कोई हंसना सिखा रहा है, या इतना छोटा माइंड है उसमें उसको पता चलेगा कि ये मेरे को हंसना सिखाएगा तो कैसे हंसना, नहीं पता चलता उसको कुछ, बस वो अपने फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। तो हंसना हो गया, रोना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें इनको सिखाया नहीं जाता। आप बचपन से सीख जाते हो खुद ब खुद, देख कर, दूसरों को ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल आती है आपके ह्यूमन के एक कैरेक्टर में बोल सकते हो, एक पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स में, या उसके बिहेवियर में हैबिट्स जो आती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब होता है जो लगातार चलती रहती है। देखो जब हम छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, डालते हैं पढ़ाने के लिए कि बेटा पढ़ेगा बड़ा अफसर बनेगा, छोटे बच्चे का माइंड क्लियर होता है। जब उससे आप पूछोगे कि आपको बड़े होके बनना क्या है, वो पुलिस, डॉक्टर, नर्स, टीचर और चोर ऐसी चीजें बताएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना, बड़ा होगा ये बताए। जब वही बच्चा बड़ा होता है, जब कॉलेज में पहुंचता है, तब उससे पूछा जाए क्या बनेगा, कि भाई मैं तो अभी कोचिंग कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सीए के इंटर में फेल हो गया, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके पास 10 क्या बोलते हैं एक्सक्यूज होंगे कि वो क्यों नहीं बन पाया एक्चुअल में वो चीज जो वो बचपन में बनना चाहता था। तो बचपन में क्या है, हमको ये नहीं पता होता कि आगे बड़े होने पे लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। जब वो एक्चुअल में हम फेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बहुत ईजी नहीं है, जो डॉक्टर बनना और ये सब बनना आर्ट है। आर्ट क्या है, आर्ट। तो कंटिन्यूस प्रोसेस हमें ये बताता है कि हम जो बचपन से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, वो पढ़ाई जो है एक तरह से प्रोसेस है, हमें वो कर तो रहे हैं, मगर उस प्रोसेस के पढ़ाई के बाद कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो हमें गारंटी दे कि हम आपको आगे नौकरी दिला देंगे। गारंटी नहीं होती किसी चीज की, आप वो सीख रहे हो वो बात अलग है। ये नहीं है कि हर कोई बच्चा नर्सरी से 12th तक स्कूल करता हुआ आ रहा है, फिर उसने बीकॉम बीए कॉलेज कर लिया, अपना ग्रेजुएशन के बाद उसने मास्टर्स कर ली, अब उसके पास इतनी डिग्री हो गई कि कॉलेज के बाद नौकरी वाले खुद आके बोलेंगे कि भाई आपको अब नौकरी मिलेगी, आप पढ़ चुके हो अच्छा खासा। नहीं, आपको आगे भी पढ़ना है, इसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। आप पेपर देते रहो, एग्जाम देते रहो, फेल होते रहोगे, पास होते रहोगे, ऐसे लगती नौकरी, ठीक है। आगे लिखा है रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन मतलब खुद की परछाई से खुद सीखते हैं। जब अपने ऊपर फेलियर फेस करते हैं तब आपको चोट लगती है। आप सीखते हो, या तो अच्छा सीखते हो या बुरा सीखते हो, दो चीज सीखते हो। पॉजिटिव वे में सीखते हो या नेगेटिव वे में सीखते हो। कुछ बच्चे जो है नेगेटिवली लेके चले जाते हैं, फीलिंग को हर्ट हो जाते हैं उनकी इमोशंस, कुछ उसको पॉजिटिव लेके उभर जाते हैं। तो ये क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं कि हमने 2-3 साल अटेम्प्ट दिए, हम पास नहीं हो पा रहे, तो हमें कुछ नॉलेज तो हुआ, इतना तो पता चला कि हम इसके काबिल हैं या नहीं है। ये चीज होती है लर्निंग, ठीक है। तो ये थे इसके फंडामेंटल्स। अब हम बात कर लेते हैं नीचे लास्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखो अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा कुछ अलग अलग थ्योरीज दी गई है लर्निंग के ऊपर कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा है, और लर्निंग जो है आज तक पूरी तरह से एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं हो पाई है कि लर्निंग होती है। बस इतना पता, लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हम न्यू हैबिट्स सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग को प्रोफेसर्स ने 4 अलग अलग कंडीशंस में रखा है, वैसे इसको और भी ज्यादा कंडीशंस में रखा है और भी प्रोफेसर्स ने। हम 4 पढ़ेंगे जो आपकी बुक्स में है मेजरली। पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ध्यान से सुनना, मैं कहानी सुनाऊंगा अब। इसका दूसरा नाम बोल सकते हो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन दूसरा नाम, पेपर में अगर पूछ लेगा व्हाट इज मीन बाय लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, समझ जाओ कि लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स के एग्जाम में क्लिक होगी ही होगी, पिछले 2 ईयर से हो रही है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, इसको लिखा था इवान पावलोव ने। किसको दिया था, इवान पावलोव, इनके साइंटिस्ट या प्रोफेसर कह सकते हो। इवान पावलोव ने लर्निंग थ्रू एसोसिएशन थ्योरी को दिया था। इन्होंने एक डॉग और एक फूड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग, फूड और बेल पे एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपेरिमेंट था, समझो। देखो ये है डॉग, ये है फूड, ये है बेल, ठीक है। कंडीशनिंग हमें यहाँ पे देखनी है, कंडीशनिंग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट पता क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर। स्टिमुलस मतलब जो हम करते हैं, रिस्पॉन्स मतलब उस हमारे करने की वजह से सामने क्या रिस्पॉन्स आता है वो। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि जब हम डॉग के आगे एक बार बैल बजाते हैं तब उसकी पूंछ खड़ी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि जब मुझे बैल बजेगी तब मुझे फूड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, फूड मिलेगा। उसने एक थ्योरी में एक्सपेरिमेंट करा, ये एक्सपेरिमेंट करा एक्चुअल में डॉग के ऊपर कि जब भी मैं डॉग को खाना दूंगा मैं इससे पहले घंटी बजाऊंगा तब खाना दूंगा। तो डॉग क्या होगा, घंटी की आवाज से अभी कंडीशनिंग नहीं था, शुरू में स्टार्टिंग में कंडीशनिंग नहीं था, मतलब वो समझ नहीं पाया कि घंटी का साइन का मतलब क्या है। मगर डॉग के आगे ऐसे घंटी बजाई टन टन टन, फिर उसके आगे फूड रखा, तो डॉग ने रिस्पॉन्स क्या करा, डॉग ने पूंछ हिलाई और डॉग के मुंह से सलाइवा निकला, डॉग के मुंह से सलाइवा निकला। तब समझ आया डॉग को, किसको, डॉग को, कि जब घंटी बजती है तब फूड मिलता है। क्या समझ आया उसको, घंटी बजती है तो फूड मिलता है। तो अगली बार डॉग के लिए सिर्फ घंटी बजाई, फूड नहीं दिया, तो डॉग के मुंह से सलाइवा नहीं निकला। क्यों, क्योंकि डॉग के पास सलाइवा के लिए क्या था, कंडीशनिंग होनी चाहिए, फूड तो होना चाहिए, डॉग तो तभी लालच आएगा। उसने पूंछ तो हिलाई मगर सलाइवा नहीं निकला। डॉग के आगे डॉग को पता चला जब मैं सलाइवा निकालूंगा उस जगह फूड और बेल दोनों बजेगी। तब बेल बजने से उसको रोज रोज रिपीट हो गया, वो शेड्यूल जो है रिकॉर्ड हो गया उसके दिमाग में कि जब घंटी बजेगी तो मेरे को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब कंडीशनिंग की बात करते हैं। जब डॉग के आगे फूड ना हो, सिर्फ बेल बजाई जाए, तो सिर्फ कंडीशनिंग नहीं होगी, अनकंडीशनिंग फेवरेबल कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि डॉग के आगे फूड नहीं है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब सलाइवा नहीं निकलता। दूसरा, डॉग के आगे सिर्फ फूड रख दिया, घंटी नहीं बजाई, सलाइवा तो आया, पूंछ नहीं हिली, तो यहां पर क्या है, अनकंडीशन है। अभी भी कंडीशनिंग कब होगा, जब उसके आगे बेल बजेगी और फूड मिलेगा, तब वो दोनों काम रिएक्ट करेगा। स्टिमुली जब करेंगे हम तो उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि लिखी थी इवान पावलोव ने, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग फूड बेल पे। क्लियर है इनका एक्सपेरिमेंट, याद रहेगा दिमाग में। सेकंड आ जाते हैं
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी B.F. स्किनर द्वारा लिखी गई थी। ये थ्योरी B.F. स्किनर ने एक रैट और एक पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। ठीक है, वैसे रैट और पिजन बोलते हैं इस थ्योरी को, इसमें रैट और पिजन, रैट है बट पिजन नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी का मतलब क्या है, B.F. स्किनर ने एक ऐसा छोटा सा ना गत्ते का रूम बनाया रैट के लिए। मैं समझाता हूं, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है एक गत्ते का ऐसा एक रूम बना दिया रैट के लिए। ठीक है, ये रैट का डोर है, रैट यहां पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है रैट। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक मशीन लगा दी, एक छोटा सा से बजर लगा दिया। जब भी रैट इस बजर पे पैर रखेगा ना ऐसे टर्न करके, तो ये बजर नीचे दब जाएगा और यहाँ से फूड अंदर आ जाएगा। यहाँ फूड डाला होता है, यहाँ से फूड अंदर आ जाएगा। तो रैट को पता तो था नहीं शुरू में, रैट ने गलती से इसके ऊपर पैर रखा और उसके पास खाना आ गया। तो रैट को समझ पता क्या आया, रैट ने जब इस पे पैर रखा, इस पे खाना आया, तो रैट को लगा इस पे रखने से खाना आता है, तो रैट इसको बार बार दबाने लगा। अब जब चूहा इसको बार बार दबाने लगा बजर को, तो बार बार खाना अंदर आ रहा, थोड़ा थोड़ा करके दाने अंदर आने लगे। जब खाना अंदर आने लगा, टुकड़े अंदर आने लगे, तब रैट को समझ आया। क्या समझ आया, क्या समझ आया भाई, ये समझ आया कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और रैट किस तरह से आगे बिहेव करेगा, एटीट्यूड कैसा होगा, जब वो खाने के लिए बैल बजाएगा तो खाना कैसे अंदर आएगा। ठीक है, उसको ये समझ आया कि ये खाना लाने की घंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है प्लीजेंट एक्सपीरियंस रिपीट, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस नॉट रिपीट। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो प्लीजेंट एक्सपीरियंस क्या है, जब उसको उस चीज से संतुष्टि मिलेगी तो वो बार बार रिपीट करेगा उस एक्सपीरियंस को, मतलब उस बजर को बार बार प्रेस करेगा, वो उसके लिए प्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जब वो बजर दबाएगा मगर खाना आया नहीं आया, तो वो उसको नहीं दबाएगा, छोड़ देगा, एक दिन 2 दिन बाद छोड़ देगा, फिर वो चलेगा बेकार है ये तो। ठीक है, तो वही चीज एक्चुअल में इंसान के साथ भी होती है। देखो एक बच्चा है, बच्चे ने एक गलती करी, उसकी मम्मी ने उसको एक चाटा लगा दिया, गलती पे बच्चे की चाटा लगा दिया। तब उसको बच्चे को पता चलेगा कि अगर मेरे को इस गलती पे चाटा पड़ा है तो अब मैं ये गलती दोबारा दोहराऊंगा तो दोबारा थप्पड़ पड़ेगा, तो वो गलती क्या करेगा, कम कर देगा। इसको बोलते हैं अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस नॉट रिपीटेड, जब एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होता। गलती अगर करिए तो एक बार करिए, दोबारा रिपीट अब नहीं होगी। अगर वो थप्पड़ लगा दिया गया होता तो, अगर उसी जगह बच्चे ने गलती करी, माँ बाप ने उल्टा और शाबाशी दे दी, किसी को पीट के आया, माँ बाप ने बोला बेटा और अच्छा है मार के, उसको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला घर से कि मम्मी ने मेरे पीटने पे खुश हुई और मारूंगा, वो लड़ूंगा, और अगली बार खुद चोट लग गई उसको। तो यहाँ पर प्लीजेंट एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चे को लगा कि मेरी बहादुरी है इसमें, मारो। और तो ये होता है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो उन्होंने देखा अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के हिसाब से। तो कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग फेवरेबल कंडीशन क्या बनी, जब प्लीजेंट है तो अनकंडीशनिंग है, जब प्लीजेंट नहीं है, जिस जगह पे प्लीजेंट रुक चुका है, रिपीट नहीं होता, तो वो कंडीशनिंग है। क्लियर है। तीसरी थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी, बट मैं सोशल लर्निंग से पहले आपको बताना चाहूंगा कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग के बाद आपको ऑपरेंट और कॉग्निटिव से मिलकर बनती है सोशल वाली। तो याद रखना, बी जो थ्योरी है ये बनती कैसे है, सी थ्योरी कैसे बनती है, C इज इक्वल टू बी प्लस में डी। ठीक है क्या, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले कॉग्निटिव पढ़ेंगे, फिर हम सोशल पे आएंगे। कॉग्निटिव थ्योरी, ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, इसको एडवर्ड टोलमैन ने लिखा था। एडवर्ड टोलमैन ने लिखा था, इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था रैट और मेज पे। मेज मतलब पता है क्या होता है, भूल भुलैया। भाई मेज मतलब होता है भूल भुलैया। इसने क्या करा, एक भूल भुलैया बनाई और उस भूल भुलैया के अंदर एक साइड में ना खाना रख दिया। ठीक है, अब जो चूहा है वो खाने की खुशबू को लेता लेता उस भूल भुलैया को, उस मेज को पार करके चला गया। ठीक है, यहां मान लो उसने फूड रख दिया, यहां पर रैट है, और अब ये रास्ता है ना ये वाला, ऐसे करके रास्ता, ऐसे करके ये रास्ता बना दिया। अब ये भूल भुलैया में चूहा खाने तक पहुंच गया पहली बार। अब उसको समझ आया कि जब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा ना तो मेरे को लेफ्ट लेना है, फिर आगे जाके राइट लेना है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और रोज ऐसा उसके साथ रिपीट होता था, बार बार रिपीट हो जाता था उसके साथ, और रोज ऐसे ही खाना देता था उसको। कौन देता था खाना ऐसे, एडवर्ड टोलमैन।
तो एडवर्ड टोलमैन जब बार बार एक रैट को इस तरह से खाना दे रहा है तो रैट को क्या समझ आता है, रैट को ना इस मेज का नक्शा अपने दिमाग में याद कर लेता है। रैट क्या कर लेता है, पूरा रट लेता है कि लेफ्ट राइट राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट, तो उसको समझ आ जाता है कि खाना किस जगह पे जाके मिलेगा, पूरी डायरेक्शन याद हो जाती है। तो जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो उस काम को अच्छे से दिमाग क्या कर लेता है, रिटेंशन कर लेता है, बैठा लेता है अपने दिमाग में और उसको चीजों को समझ लेता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें सिखाती है इस तरह से कि हमें डायरेक्शन काम की किस वे में करवानी है, किस तरीके से हमें डिमांड देनी है, कमांड देनी है लोगों को। ठीक है, तो ये थ्योरी बताती है। अब बात करते हैं लास्ट सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, एल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने लिखा था कि ये थ्योरी मिक्स होती है कॉग्निटिव और ऑपरेंट थ्योरी के। कॉग्निटिव थ्योरी जो कि रैट का फूड वाला हिस्सा मैंने बताया था कि वो बजर बजाएगा और खाना मिलेगा और उसमें प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होते हैं। दूसरा कॉग्निटिव थ्योरी जो रैट का मेज रन वाला मैंने बताया था, भूल भुलैया में से खाना लेगा। ठीक है, इन दोनों का मिक्स होता है। इसमें अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और रेनफोर्समेंट, ये 4 फैक्टर शामिल होते हैं। अटेंशन मतलब होता है कितना बखूबी आप चीजों को देख रहे हो, नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर चूहा भूल भुलैया में खाना ढूंढना नहीं पाता तो वो कैसे जाता, भाई खाना ढूंढने के लिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, अटेंशन देनी पड़ेगी कि मेरे को अब राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तब आपको पता चलेगा। रिटेंशन मतलब चीजों को बार बार कंटिन्यूस वे में आप करते रहोगे, तब जाके वो चीजें फुलफिल होंगी। ठीक है, 2 फैक्टर हो रहे हैं, मोटर रिप्रोडक्शन और रेनफोर्समेंट, तो इसके टोटल 4 फैक्टर हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के। भाई देखो, अब इसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है इस चैप्टर में, इसके बाद कुछ नहीं बचा है जो बता सकूं मैं आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो मैं आपको क्लियर करा दी, सारी थ्योरी बता चुका हूं दोबारा से। अब मैं हटूंगा तो आप इसको नोट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा, चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके बाद के जितने भी चैप्टर आएंगे, टोटल 9 चैप्टर हैं बुक के अंदर, बस 9 के 9 चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऊपर ही जाके आप लाइन वाइज चैप्टर 1 2 3 करके लिंक से देख सकते हो। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। 130 रुपीज मिनिमम प्राइस है। पूरी सिलेबस की बुक जो है मिनिमम छोटे से में 40 से 50 पेज में हमने कवर कर रखी है नोट्स के अंदर। सारे के सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे विद डायग्राम और अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो जो बाय करना चाहता है वो मैसेज करके बाय कर सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट इसका चैप्टर नंबर 3 जल्दी आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टाटा। और एक छोटी सी चीज हो रहा है, किसी को अगर हमको कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप हमें फॉलो ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप्स वगैरह में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।